हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोनू सर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज फिर से हम लोग 8वीं कक्षा के जो 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग अच्छे से और एग्ज़ाम तक इसको कवर कर पाएंगे। सारे टॉपिक को हम लोग एक साथ धीरे धीरे करके कवर कर पाएंगे। तो चलिए आज फिर से हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, ये वाला। तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन यहाँ पर हम लोग को कौन सा है, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे सबसे कम प्रदूषक वाला ईंधन कौन सा है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि पहला नंबर पर पेट्रोल है, पहला नंबर पर पेट्रोल, और दूसरा नंबर पर आपको दिया है डीजल, तीसरा नंबर पर दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग बोलते हैं सीएनजी बोलते हैं, कम संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। इसका फुल फॉर्म होता है सी से होता है कंप्रेस, एन से होता है नेचुरल और जी से होता है गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। और चौथा में आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर कोयला। तो इनमें से कौन सा होगा, इनमें से आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो आंसर सी नंबर का होगा, क्योंकि कंप्रेस नेचुरल गैस जो होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है वो धुआं नहीं फैलाता है, वातावरण में वो धुआं नहीं फैलाता है, और फैलाता है तो एकदम निम्न मात्रा में फैलाता है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जंगल की कटाई। जंगल की कटाई का जो अस्थाई हल क्या है, क्या इसका हल होता है। जंगल को हम लोग कटने से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये 1 में यहाँ पर दिया गया है कि पुनः चक्रण, फिर दिया हुआ है जीव संरक्षण, फिर दिया हुआ है वृक्ष कटाव, या फिर यहाँ पर दिया गया है वनोन्रोपण। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वनोन्रोपण, मतलब जंगल को फिर से रोपना। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से वनोन्मूलन होता है जंगल की कटाई, उस तरीके से वनोन्रोपण होता है क्या, फिर से जंगल को लगाना। तो आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर का होगा डी। अगला यहाँ पर चलते हैं। चलिए ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर में यहाँ पर दिया गया है चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है कि जल को, यहाँ पर दिया गया है कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। मतलब पानी को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि मूसक कहलाते हैं, कुसक कहलाते हैं, प्रदर्शन कहलाते हैं, या प्रदूषक कहलाते हैं। तो पानी को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रदूषक। पानी को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि बड़े बड़े भवनों के ऊपर त्रिशूल आकृति, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि त्रिशूल आकृति की पट्टी क्यों लगाई जाती है। जो ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं उस पर त्रिशूल जैसा आकृति जैसे लगा हुआ रहता है, जैसे इस तरीके से त्रिशूल जैसा आकृति भवन के ऊपर टॉप फ्लोर पर ऊपर में वहाँ पर लगा दिया जाता है। तो ये क्यों लगाया जाता है, ये लगाने का कारण क्या है और ये किस लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है सुंदरता के लिए,
या फिर रोशनी के लिए, या फिर ऊष्मा कम करने के लिए, या विद्युत विसर्जन के लिए। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि ये होता क्या है। तो जो वो त्रिशूल का जैसा है वो लगा हुआ रहता है ऊपर में, वो बड़े बड़े भवन के ऊपर में या फिर बड़े बड़े फैक्ट्री के ऊपर में भी आप लोग कभी देखे होंगे। तो वो क्या करता है, तो वो विद्युत विसर्जन का काम करता है। यानी कि जो बिजली गिरती है, जो विद्युत ऊपर से जो गिरता है, जो वज्र जो गिरता है, तो उसमें जो बिजली रहती है, जो उसमें विद्युत रहता है, तो वो आ करके उससे सीधा टकराता है और वहाँ पर तार के माध्यम से वो फिर जमीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये विद्युत विसर्जन का काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है। मतलब कहने का मतलब है जब हम लोग कोई आवाज़ सुनते हैं तो वो किस माध्यम से सुनते हैं, आखिर उसका कारण क्या है। इसका कारण क्या परावर्तन है, उसका कारण क्या अपवर्तन है, उसका कारण क्या कंपन है, या फिर उसका कारण प्रकाश है। तो यहाँ पर होगा क्या ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक ही ऑप्शन है, वो दिया हुआ है कंपन। क्योंकि जब हम लोग कोई आवाज़ सुनते हैं तो वो कंपन के माध्यम से सुनते हैं। वो जैसे एक आदमी अगर किसी से इधर से आवाज़ वो दे रहा है तो वो कंपन के माध्यम से वो दूसरे आदमी के कान तक पहुंचेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं कंपन, और वो साउंड हमको सुनाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है वह पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। मतलब वो अपघटित हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। कौन से वो पदार्थ किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाता है, वो क्या कहलाता है। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, या फिर अपघटक या परघटक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है जैव निम्नीकरण। क्या होगा, जैव निम्नीकरण। क्योंकि जब एक पदार्थ है वो प्राकृतिक के द्वारा जो है वो प्राकृतिक में जो जीवाणु है उसके माध्यम से वो धीरे धीरे खत्म होता है, तो उसको जैव निम्नीकरण हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि चिकने सतहों के अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर अपेक्षा ज़्यादा घर्षण होता है। घर्षण रुखड़े सतह पर होता है, क्या होता है, तो ये ज़्यादा होता है। अगर आप चिकने, मतलब कहने का मतलब है कि आप चिकने सतह पर ज़्यादा तेज़ गति से चल सकते हैं या रुखड़े पर। क्योंकि चिकने पर अगर हम लोग ज़्यादा तेज़ गति से चलेंगे तो फिसलने का उसमें डर रहता है और आदमी उसमें फिसल जाता है, क्योंकि उसमें जो है अधिक रुखड़ा जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा चल नहीं पाएगा उसमें। ठीक है, उसमें वो पकड़ के नहीं चल पाएगा, वो कार्बन को पकड़ के नहीं चल पाएगा, ज़मीन को पकड़ के नहीं चलता है, तो उसके कारण घर्षण जो है कम लगता है, जिसके कारण फिसलने का डर रहता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि मौसम की भविष्यवाणी क्या दिया है ऑप्शन में, कि मौसम की भविष्यवाणी या दूर संचार या फिर सुदूर संवेदन, इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर आज हम लोग अगर मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं तो कैसे लेंगे। हम लोग दूर संचार, अगर हम लोग टीवी, रेडियो या फिर हम लोग मोबाइल नेटवर्क, ये टावर का अगर हम लोग का उपयोग लेंगे तो कैसे लेंगे, तो उसका उपयोग हम लोग लेते हैं कृत्रिम उपग्रह से। किसे लेते हैं, कृत्रिम उपग्रह से। ये ऐसा उपग्रह होता है जो सरकार द्वारा छोड़ा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ा जाता है आकाश में, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष में। तो वो वहाँ पर पृथ्वी के बाहरी भाग पर वो छोड़ा जाता है, जिसके कारण हम लोग आज टीवी, रेडियो, मोबाइल और भी बहुत सारे गैजेट्स हम लोग जो चला पाते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चला पाते हैं, ताकि वो नेटवर्क कनेक्टिविटी बनी रहे। तो ये कौन सा होता है, कृत्रिम उपग्रह। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं। जो ग्रह को, देखिए यहाँ सबसे पहली बात है कि मान लीजिए सूरज का परिक्रमा अगर कोई करता है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। और अब जब ग्रह का परिक्रमा अगर कोई करेगा तो उसको हम लोग सीधी सी बात क्या बोलेंगे, उसको उपग्रह बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या दे दिया है, उपग्रह। तो ये होगा आंसर में, क्या होगा इसका आंसर में होगा उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोला ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल लगाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जब गर्मी का सीजन होता है, गर्मी के सीजन में हम लोग कौन सा फसल लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हम लोग जान लेते हैं कि रबी फसल। रबी फसल जो होता है वो हम लोग अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। कब लगाते हैं, अक्टूबर या फिर नवंबर में लगाते हैं, और उसको जनवरी और फरवरी में काट लिया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा फसल, रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रबी फसल के बारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल किसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग जून और जुलाई में इसको हम लोग बोते हैं, और फिर इसको अक्टूबर नवंबर तक हम लोग इसको काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर तक, तो इसको बोलते हैं खरीफ फसल। लेकिन जो होता है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ जायद फसल, ये हम लोग ग्रीष्म ऋतु में लगाते हैं। कब लगाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के सीजन में। ठीक है, तो ये अगर ये ग्रीष्म ऋतु में लगाते हैं, चाहे वो कोई भी तरह का फसल हो, वो ग्रीष्म ऋतु में ही वो ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इनमें से सभी नहीं लगा देना है। ये कौन सा फसल होगा, ये फसल होगा जायद फसल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। शीत ऋतु में कौन सा फसल होता है। तो अभी हम बताएं कि अक्टूबर नवंबर में कौन सा फसल होगा। अक्टूबर नवंबर में जो फसल हम लोग लगाते हैं वो रबी फसल लगाते हैं, तो इसको बोलेंगे शीत ऋतु में रबी फसल लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मानसून में कौन सा फसल लगाते हैं। तो अभी हम बताएं आप लोगों को कि जो जून जुलाई में रोपा जाता है, तो वो कौन सा रोपा जाता है, खरीफ फसल रोपा जाता है, तो ये खरीफ फसल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाने जाने के बाद कितने देर तक रहता है। मतलब हमारे आँखों के जो रेटिना है, जो फोकस है, वहाँ पर हम कोई भी तो वस्तु का प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो पिक्चर है, इमेज है, वो कितना देर तक वो वहाँ पर रहता है, कितना देर तक हमारे आँखों के जो नेत्र के जो रेटिना है उसमें कितना देर तक उसका प्रतिबिंब छपा हुआ रहता है। तो उसका प्रतिबिंब छपा हुआ रहता है 1/16 सेकेंड तक। उसके बाद फिर वो हमारे आँखों से उतर जाता है, वो हमारी आँखों से उतर जाता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है कि मुर्गी अपने दिए गए अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। मुर्गी अपने दिए गए अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया आराम करने के लिए, या फिर रक्षा करने के लिए, मुकुलन के लिए, या उष्मयन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको एक ही आंसर है, और वो आंसर है आपका 4 नंबर, उष्मायन के लिए। क्योंकि मुर्गी जो है वो उष्मा देती है अपने अंडे को, और उस उष्मा के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वो अंडे पर बैठती है मुर्गी, तो वो उष्मा से वो धीरे धीरे अंडे का जो छिलका होता है वो नरम होते जाता है, वो धीरे धीरे, और फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर उससे वो मुर्गी का जो चूजा है वो निकल जाता है और अंडा फूट जाता है। तो ये होगा उष्मायन के लिए, इसका आंसर हो जाएगा उष्मायन के लिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। गलत कथन को चुनिए, यहाँ दिया है देखिए, गलत कथन को चुनिए। जंगल में आग लगने का कौन सा कारण नहीं है। जंगल में कौन सा कारण नहीं है आग लगने का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कि मानव की लापरवाही। देखिए ये तो कारण है कि आदमी के लापरवाही से भी आग लगता है। सूर्य की उष्मा से भी आग लगती है, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी के टाइम, आपको लोगों को पता होगा कि गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर जंगल में आग लग जाती है, और आप लोग टीवी में भी देखे होंगे। तो सूर्य की उष्मा के कारण भी जंगल में आग लगती है। ठीक है, वृक्षों की कटाई,
वृक्षों की कटाई से क्या होता है कि जितना ज़्यादा वृक्ष रहता है उतना कम आग लगता है, जितना कम वृक्ष रहता है उससे ज़्यादा आग तेज़ी से फैलता है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो यहाँ पर होगा ये वृक्षों की कटाई भी। लेकिन बिजली का गिरना जो है ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ये गलत कथन है बिजली का गिरना, क्योंकि बिजली गिरता है कब? बिजली बरसात के टाइम पर गिरता है, और बरसात के टाइम में क्या आग लगती है? नहीं। तो ये होगा गलत कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि कोशिका की संरचना को क्या कहेंगे जो शिशु का लिंग निर्धारण करता है। तो शिशु का लिंग निर्धारण करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, गुणसूत्र या कोशिका झिल्ली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका द्रव नहीं, कोशिका भित्ति भी नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। देखिए गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, पुरुष में पाए जाते हैं XY गुणसूत्र और महिला में पाए जाते हैं XX गुणसूत्र। ठीक है, तो ये दोनों गुणसूत्र से कोई भी लिंग निर्धारण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल से पौधे, मिट्टी और जंतु। देखिए वायुमंडल से मिट्टी, पौधे और जंतुओं में पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन जो हमारे शरीर में या पौधे में या फिर जंतुओं में या फिर मिट्टी में जो पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, यहाँ पर दिया गया है 4 ऑप्शन कि अमोनीकरण कहेंगे तो नहीं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहेंगे नहीं, नाइट्रीजीकरण कहेंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र। ये चक्र चलते रहता है, ये हमारे शरीर से फिर वातावरण में और फिर वातावरण से फिर हमारे शरीर में ये नाइट्रोजन जो है वो चलते रहता है। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे नाइट्रोजन चक्र। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं यानी बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? तो बैक्टीरिया अगर हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीव को तो हवा में भी बैक्टीरिया पाया जाता है, हवा में भी बैक्टीरिया घूमती है। ठीक है, घूमते हैं। और मिट्टी में भी बैक्टीरिया पाया जाता है और पानी में भी, जल में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये तीनों जगह पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये तीनों हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं? मतलब ठंडे पानी में कौन तेजी से अभिक्रिया करेगा, कौन जल्दी किसमें आग लग जाती है, कौन जलने लगता है? यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बन। तो सबसे पहली बात ये कार्बन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन तो ये होगा नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन तेज गति से नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन क्या बच गया? सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ठंडा पानी जो होता है, ठंडा पानी में ऑक्सीजन होता है बहुत, जैसे ठंडा पानी को क्या बोलते हैं? H2O इसका सूत्र है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पानी में भी पाया जाता है, तो अगर हम पानी में सोडियम को रखेंगे तो वो जलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि तेज गति से वो अभिक्रिया करेगा। तो इसीलिए उसको किस में डाल के रखा जाता है? केरोसिन के तेल में डाल के रखा जाता है और सोडियम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक निम्न में से कौन सा है? सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक मतलब कौन आनुवांशिकता को दर्शाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये आनुवांशिकता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, कोशिका द्रव, अगर यहाँ पर देखेंगे कोशिका द्रव, तो भी ये कोशिका द्रव क्या करेगा?
कोशिका द्रव भी आनुवंशिकता को नहीं दर्शाता है। माइक्रोप्लाज्मा ये सब आपको कहाँ पर दिखेगा, ये सब अमीबा में दिखेगा, ये सब कोशिका में दिखेगा, ठीक है। तो ये इसका कोई आनुवंशिक गुणों का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर एक ही मतलब है, कौन सा, जीन, और इसका सही आंसर है जीन, ठीक है।